नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर शहर के जाने माने आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करने वाले जाने माने हितेंद्र मेहता। आपका स्वागत है हितेंद्र जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आपने इंदौर में बहुत सारे कार्य किए, देश भर में आप काम कर रहे हैं। जयपुर में आपके प्रोजेक्ट हैं, नागपुर में प्रोजेक्ट हैं, भोपाल में हैं, देश के बाहर भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय की बिल्डिंग आपने बनाई, आपने पिपलियापाला रीजनल पार्क बनाया, मतलब आपके दिशा निर्देश पे बना। अब अगले कौन से प्रोजेक्ट आपके पास हैं? हम लोग बेसिकली एक स्लम फ्री सिटी एक्शन प्लान बना रहे हैं इंदौर, भोपाल और ग्वालियर का रिसेंटली। एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान भी बना रहे हैं मध्य प्रदेश की 5 सिटीज़ के लिए। जयपुर में भी हम लोग स्लम फ्री सिटी एक्शन प्लान बना रहे हैं, जयपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर रहे हैं और जोनल प्लान्स बना रहे हैं। इस तरह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में है जो आगे आने वाले समय में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस पे काम चल रहा है। लोग कहते हैं कि इंदौर का कलेक्टर कार्यालय प्रदेश का सबसे अच्छा कलेक्टर कार्यालय है, और कई लोग तो कहते हैं कि कुछ छोटे छोटे राज्यों के सचिवालय से भी अच्छा है जी। क्या खूबी है इसकी? इंदौर का कलेक्ट्रेट कार्यालय एक मॉन्यूमेंट बिल्डिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया था। एक्चुअली सिर्फ कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं, उस पूरी एरिया का एक अपलिफ्टमेंट प्लान बनाया गया था। इट वाज बेसिकली ए एरिया डेवलपमेंट स्कीम। आप देखेंगे तो उसके सामने की रोड्स जो हैं वो चौड़ी हुई है, उसमें और भी कुछ जमीनें लेके एक पूरा जो काम पूरा हो नहीं पाया अभी। सामने एक फायर ब्रिगेड की ज़मीन और दूसरी एक नजुल की ज़मीन लेके जो करना था, बट एरिया डेवलपमेंट स्कीम के हिसाब से प्लान किया गया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा ध्यान रखा गया था वो था कि पब्लिक का मूवमेंट, पब्लिक की आरामदायक बैठने की व्यवस्था और कितना अच्छे से अच्छा जो है उनको रिस्पांस टाइम कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा दिया जा सके। इसके लिए यानी काफ़ी जितने कलेक्टर्स और जितने अधिकारी थे जिनको कि कलेक्टर कार्यालय के मूवमेंट्स का ज्ञान था या उनकी वर्किंग का ज्ञान था, उनसे हमें काफ़ी हेल्प मिली और इसमें हमें अवार्ड भी मिला है नेशनल लेवल का इस कलेक्टर कार्यालय के लिए। अब इंदौर में एक जैव विविधता पार्क बनाने की योजना है, ये क्या होता है? एक्चुअली जैव विविधता पार्क एक बहुत विविधता वाला ही कंसेप्ट कहना चाहिए इसे। एक होता है, जैसे अगर हम सिटी लेवल पे पार्क बात करें तो एक होता है रीजनल पार्क या फिर एक सिटी लेवल का पार्क, जैसे हमारे यहाँ पे मेघदूत है या पिपलियापाला पार्क है। जैव विविधता पार्क इससे एक स्टेप ऊपर है। इसमें न सिर्फ प्लांट्स, फ्लोरा एंड फोना रहते हैं, बट बहुत सारे दूसरे चीज भी जो कि एक बायोडाइवर्सिटी या जो कि जंगल का पार्ट रहते हैं, जैसे जानवर, इंसेक्ट्स, पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे। इनको बेसिकली इन पार्क्स का उद्देश्य यह है कि जो हमारी लुप्त हो रही है फ्लोरा और फाना, आप ये चीज शायद जानकारी रखते होंगे कि हमारा अर्बनाइजेशन रेट जो है ऑलमोस्ट 40-50% की रेट से बढ़ रहा है। 2030 के आसपास हम लोग ग्राम प्रधान देश रह ही नहीं जाएंगे, हम लोग शहर प्रधान हो जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जो फ्लोरा और फाना है उनको हम सहेज के रखें, और बायोडाइवर्सिटी पार्क से अच्छा विकल्प उसके लिए नहीं है। जी, जहाँ अच्छी जगह है, जैसे पितृ पर्वत का इलाका अच्छा है, राला मंडल है जी, उन्हें विकसित करने की योजना क्यों नहीं बनाते? क्या दिक्कत होती है? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उनको भी विकसित करने की योजना है। राला मंडल चूंकि फॉरेस्ट विभाग के अधीन है, तो फॉरेस्ट विभाग उसमें इको टूरिज्म और उसको डेवलप करने के लिए एक योजना बना रहा है। राला मंडल ऑलरेडी एक बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित है। इसी तरह से पितृ पर्वत भी जो है वो नगर निगम उसमें और भी कुछ एडिशन कर रहा है। इसी तरह नगर निगम ने एक सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी एक स्कीम अभी बिचौली हफ्सी में शुरू करी है। आप ही कर रहे हैं उस योजना को? हमने सर उसका कंसेप्ट प्लान बनाया था, नगर निगम उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इट्स बेसिकली सोशल वर्क फ्रॉम अवर साइड, यानी हम वी आर नॉट प्रोफेशनली इंगेज्ड ऑन इट,
बट इट्स ए सोशल वर्क फ्रॉम आवर साइड सर। क्या होगा सिटी फॉरेस्ट में? सिटी फॉरेस्ट बेसिकली सर एक ये है कि एक जो शहर को लंग्स क्रिएट करने हैं। आप देखिए कि एक्चुअली एक अच्छी सिटी के लिए 18 से 20% जो है ये रिक्रिएशनल स्पेसेस होना चाहिए, यानी ग्रीन स्पेसेस होना चाहिए। अगर इंदौर का हम लोग एग्जांपल लें तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से जितना हेक्टर लैंड ग्रीन होना चाहिए हमारे पास उससे आधी भी नहीं है आज की तारीख में, आधी भी नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे पॉकेट्स जो कि ग्रीन फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किए जा सकते हैं, जहां पर हम ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए सिटी के बहुत जरूरी हैं। ये आगे चलकर इस सिटी के लंग्स का काम करेंगे। तो आई थिंक यानी जितना प्रयास इस दिशा में हो सकता है, जो भी संस्था करती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो सब सराहनीय है। पीपल्यापाला रीजनल पार्क भी आप ही ने बनाया? जी सर। इतना ज्यादा सीमेंट का काम वहां पे क्यों किया गया? हरियाली थी, जमीन थी, कच्ची मिट्टी होती, इतना सीमेंट, इतनी टाइल्स, इतना फर्शीकरण क्यों किया गया? सर अब इसमें मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि पिपलियापाला रीजनल पार्क पे हमें जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और हुडको ने जो सबसे बड़ा एक अवार्ड हो सकता है लैंडस्केप आर्किटेक्ट में देश का, वो हमें मिला है। बहुत एक गलत धारणा है। मैंने जैसे एक बताया था कि सिटी पार्क और बायोडायवर्सिटी पार्क में फर्क है। बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो एक जंगल जैसा है, लेकिन सिटी पार्क को आप वैसा प्लान नहीं कर सकते हो। सिटी पार्क में आपको बच्चों के लिए खेलकूद की सुविधाएं भी होना चाहिए। सिटी पार्क ऐसा होना चाहिए कि जहां आदमी अपने रिक्रिएशन के लिए जा सके, अपना तनाव दूर करने के लिए जा सके, वहां पर उसके मनोरंजन के कुछ साधन उपलब्ध हो, और जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ में बड़े सस्ते दामों पर 4-6 घंटे जो है अच्छे से गुजार सके। तो वो एक सिटी पार्क का कंसेप्ट था। जो बार बार ये सीमेंट और इसकी बात आती है, अगर आप एक ओवरऑल एरिया का देखें तो लगभग 100 एकड़ का क्षेत्र है टोटल पिपलियापाला पार्क का, और उसमें अगर देखा जाए तो 3.5% से भी कम कंस्ट्रक्शन है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 3.5% से भी? जी सर। एक्चुअली क्या है कि जो पाथवेज हैं, अब अगर पाथवेज नहीं होंगे तो आदमी जो है वो जमीन पे या उस पे रग्ड उस पे तो चल नहीं सकता। आप देखिए कि ये पार्क जो है ये पूरे एज ग्रुप को ध्यान में रख के बनाए जाने, इसमें विकलांग भी आराम से चल सके, इसमें बूढ़े लोग भी आराम से चल सके। ये पार्क इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें बैटरी ऑपरेटेड कार भी चल सकती है। यानी कभी अगर आपने जो बाहर के पार्क्स देखे हो सिंगापुर या यहाँ के, तो ये पार्क इज फॉर ऑल एज ग्रुप। ये सिर्फ यंग लोगों के लिए या सिर्फ उनके लिए नहीं है, सिर्फ पर्यावरण के लिए जी पर्यावरण के लिए नहीं है, ये रिक्रिएशन के लिए है। तो सिटी पार्क और बायोडायवर्सिटी पार्क, इसमें हमें एक फर्क समझना होगा। दिल्ली में 2 बायोडायवर्सिटी पार्क हैं जी, और 4 और बनने वाले हैं जी। तो एक पार्क तो 700 एकड़ में है, एक 339 एकड़ में है जी, और जो बनने वाले 4 पार्क हैं, यमुना रिवर फ्रंट पार्क, इतने बड़े बड़े पार्क बना रहे हैं। लोग कहते हैं दिल्ली में जितनी हरियाली उतनी इंदौर में नहीं है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। एक्चुअली दिल्ली में सिंस इट वाज ए कैपिटल रीजन वहां पे, तो वहां बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड शुरू से ग्रीन के लिए रिजर्व रखे गए थे जी। इंदौर जैसा हम सब जानते हैं एक बहुत धीरे धीरे डेवलप होने वाला शहर था, अनियोजित शहर था। 1700-1800 में एक गांव था, यानी बहुत छोटा गांव था, और चूंकि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज चली, ट्रेडिंग चली, तो इसका डेवलपमेंट बहुत हद तक लोगों द्वारा चूंकि किया गया है अलग अलग समय पे, इसलिए इसमें वो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड जो है वो सुरक्षित नहीं रख पाए। लेकिन फिर भी इंदौर में 1919 में जो पैट्रिक ने मास्टर प्लान बनाया था, पैट्रिक गेडिस एक बहुत रिनाउंड आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर है, उन्होंने जो मास्टर प्लान बनाया था और उन्होंने जो वाटर बॉडीज का कंसेप्ट लिया था, जैसे बिलावली है, पिपलियापाला है, पिपलियापाला से नहर भंडारा होते हुए रिवर का है, शिरपुर टैंक है, तो वो कंसेप्ट। एक और चीज मैं यहां ऐड करना चाहूंगा कि जो उन्होंने वहां उस समय 1919 में पिपलियापाला तालाब के बारे में बताया था, वो ही एक्चुअली आज इंप्लीमेंट हुआ है। पिपलियापाला वाज ए रिटेंशन टैंक,
वो तालाब था ही नहीं कभी, लेकिन उन्होंने उस समय कहा बारिश का पानी वहां इकट्ठा होता था ताकि वो धीरे धीरे खान रिवर में नहर भंडारा के माध्यम से छोड़ा जा सके और बाढ़ की स्थिति न बने। लेकिन उन्होंने 1919 में कहा था कि अब इसमें रिटेंशन की जरूरत नहीं है, इसको एक तरह से पूरा तालाब बनाना चाहिए। वही काम हमने किया है। अगर किसी ने पिपलियापाला तालाब पहले देखा हो 2005 के पहले और आज देखेगा तो उसे वो फर्क महसूस होगा। इंदौर के विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं, लोग कहते हैं कि वो निजी हितों को ध्यान में रख के, जैसे अब जैव विविधता पार्क की बात कर रहे हैं, ये पार्क बन रहा है MR10 के पास जहां TCS इन्फोसिस आ रहे हैं, तो क्या इस तरह बनाना चाहिए? सर मैं सहमत नहीं हूं। कोई भी योजना जो है सिटी लेवल के फैब्रिक पे जब देखी जाती है तो निजी हित उसमें कहीं कोई मायना नहीं होता है। एक बहुत बार एक हमारे पास में बाध्यता होती है लैंड अवेलेबिलिटी की। अब आप ये जैव विविधता पार्क या सिटी पार्क किसी की प्राइवेट जमीन पे तो बना नहीं सकते हैं, बनाना होगा तो इन्हें आपको किसी गवर्नमेंट लैंड पे ही बनाना होगा। और ये बात सच है कि इंदौर में गवर्नमेंट लैंड की बहुत कमी है। हमारे बनिस्बत भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर में गवर्नमेंट लैंड काफी है, क्योंकि हम लोग वहां भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वी आर हैविंग आइडिया ऑफ इट कि इंदौर में बहुत कमी है। तो इंदौर में जहां भी गवर्नमेंट लैंड्स के पॉकेट्स हैं वहां पर शायद इस तरह की योजनाएं प्रस्तावित की जाती रही हैं। आप भारत सरकार के पैनलिस्ट हैं अर्बनाइजेशन और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जी। कितने लोग इस पैनल में होंगे? सर इसमें इनिशियल लिस्ट में 37 फर्म्स हैं ऑल ओवर इंडिया। जी, हमारी फर्म उसमें से एक फर्म है। जी जी। और आप कहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं? ये आपकी परियोजनाएं कहाँ चल रही हैं? हम लोग सर जयपुर में वी आर डूइंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। उदयपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर रहे हैं। जयपुर का हम लोग स्लम फ्री सिटी एक्शन प्लान भी बना रहे हैं। इसी तरह से नागपुर है, अहमदाबाद है, यहाँ पर भी हम एक हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो चेन्नई में हम लोग वहाँ की एक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है उनके लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंदौर भोपाल में तो खैर ऑलमोस्ट है। एक नया प्रोजेक्ट जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अभी रिसेंटली हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया है, जो कि भारत सरकार की जो कल्पना है कि हर सिटी में जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट मोड है, ट्रांजिट मोड मतलब कि जो ट्रांजिट कॉरिडोर है, मेन कॉरिडोर है, उनके दोनों तरफ जो है डेंसिफिकेशन हो, ज्यादा डेवलपमेंट हो, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट हो सके। तो हम वो स्टडी अभी 5 शहरों के लिए कर रहे हैं। आप इतने राज्यों में काम करते हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, कहाँ के अधिकारी आपको सपोर्ट करते हुए मिलते हैं और कहाँ लाल फीताशाही ज्यादा है? नहीं, अधिकारी तो सब जगह अच्छे होते हैं, उनके गिवन सर्कमस्टेंसेस में पूरा सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन कई जगह जो चीज़ें हैं वो तेजी से मूव करती है और कई जगह जो है वो बिट्स एंड पीसेस में मूव होती है। बिट्स एंड पीसेस में अच्छा काम होता है, बट ओवरऑल जो है सब लोगों का नजरिया जो है वो पॉजिटिव रहता है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा हर प्रोजेक्ट को बगैर डिप में जाए जो एक क्रिटिसाइज करने की भावना है, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि एमपी में ज्यादा है बनिस्बत दूसरे राज्यों के। मतलब मीन मेख निकालना, छिद्रान्वेषण के शौकीन ज्यादा हैं हम लोग। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा। हाँ। मैं ये कहूंगा कि वो भी अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो तो वो हमेशा ठीक रहती है। 11 जनवरी 2003 को जी। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी देश के थे शंकर नारायण, उन्होंने कहा था कि हम एक इंदौर और एक भोपाल में जैव विविधता पार्क बनाएंगे जी। और 10 साल लगे केंद्र से क्लियरेंस मिलने में, आईडीए को उसके बारे में घोषणा करने में। इतने 10 साल लगने चाहिए क्या? और बाकी देशों में भी ऐसी टाइम लगता है? अब इस बारे में चूंकि मुझे ये घोषणा जो आप बता रहे हैं इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, एंड आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, सो आई विल स्किप दैट क्वेश्चन। हमारे यहाँ जितनी योजनाएं बनती है, सरकारी योजनाएं बनती हैं, वो साफ हो जाती है। मेघदूत पार्क को रीजनल पार्क के रूप में विकसित किया गया था,
आधी जमीन एक उसमें बिल्डर ने ले ली, जो अभी खाली कराई आईडी ने, वहां कुछ भी नहीं है। रोज गार्डन के नाम पर एक अन्य संस्था ने जमीन हड़प ली है, वहां गाजर घास उग रही है। एक संस्था को पशु चिकित्सालय के लिए जगह दे दी और वहां कुत्तों का इलाज होता है, और वहां पे इतने मोर हैं, वो कुत्ते इलाज कम कराते हैं, मोरों को मार मार के खा रहे हैं। इतना दृष्टिहीन, इतना विवेकहीन प्रशासन मुझे लगता है शायद ही कहीं हो। अब बीआरटीएस का उदाहरण ही लें, बीआरटीएस के कामयाबी की बातें होती थी। बीआरटीएस के बारे में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं हमारे अधिकारी, वो इतने चमकदार होते हैं, लगता है कि इंदौर तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा या स्वीडन हो जाएगा, लेकिन इन सड़कों पर कोई आके देखे तो उसकी हालत खराब हो जाती। इतना अंतर क्यों है? थोड़ा सा सर ये जरूर है कि अब ये मेघदूत का तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, सिंस हमने कभी इस पे स्टडी या हमने इस पे कभी काम नहीं किया है। लेकिन बीआरटीएस का चूंकि हमने इनिशियली उस पे प्रोजेक्ट पे काम भी किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सिटी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, किसी भी फॉर्म में हो, बीआरटीएस के फॉर्म में हो, सिटी बसेस के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द्रुत गति का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। यह भी जरूरी है कि हम आप जैसे लोग अपने पर्सनल व्हीकल छोड़ के बसेस में सफर करना शुरू करें। वो सफर करना तभी शुरू करेंगे जब ये ट्रांसपोर्ट बाहर के ट्रांसपोर्ट जैसा कंफर्टेबल होगा, एक्सक्लूसिव होगा, सब कुछ होगा। बिकॉज आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हम लोग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। हमारे यहां पर जितना पेट्रोल और डीजल आता है सब बाहर से आता है, और जितना हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स बढ़ाएंगे उतना हम लोग इस पे ज्यादा खर्च करेंगे, जो कि हमारी कुवत और हमारी हैसियत के बाहर है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना आई थिंक इज अ नीड ऑफ द आवर एंड नीड ऑफ द सेंचुरी। लेकिन अब होता यह है कि हमारे पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्रंच भी है। जैसे इंदौर का एग्जांपल ले तो इंदौर में 106 किलोमीटर में बीआरटीएस कॉरिडोर्स बनना था, लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी फाइनेंशियल क्रंच था तो सिर्फ 12 किलोमीटर का एक एबी रोड कॉरिडोर सैंक्शन हो पाया, और अभी रिसेंटली रिवर साइड कॉरिडोर एक सैंक्शन हुआ है। इसके अलावा सैंक्शन नहीं हो पाया। अब नगर निगम भी एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजरता है, उसके पास में भी इतना पैसा नहीं है कि पूरा 106 किलोमीटर की रिंग कंप्लीट कर ले। एंड बीआरटीएस के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिंग या वो नेटवर्क पूरा कंप्लीट हो। तो एज ए डेवलपिंग कंट्री या एज ए डेवलपिंग सिटी हमारी भी अपनी कुछ व्यवस्था है, हमारे भी कुछ अपने इश्यूज हैं। आई थिंक विद टाइम ओनली दे विल बी सबसाइडेड। हम लोग व्यावहारिक दिक्कतों को नजरअंदाज कर लेते हैं। सब बीआरटीएस बन रहा है जी, लेन हमें कैसे लेन चाहिए? हमें एक लेन चाहिए फेरी वालों के लिए, हमें एक लेन चाहिए शादी ब्याह की जुलूस निकालने के लिए, हमें एक लेन चाहिए ठेले वालों के लिए, लेकिन हम बना रहे साइकिल वालों के लिए ट्रैक, जो कभी साइकिल ट्रैक पे चलते नहीं क्योंकि वो अधूरा है, उबड़ खाबड़ है। साइकिल ट्रैक वाले साइकिल ट्रैक पे नहीं चलेंगे, फुटपाथ है ही नहीं, और जहां है वहां भी लोग फुटपाथ पे चलना पसंद नहीं करते। तो क्या लोगों के मिजाज को हमारे योजनाकार नहीं समझते? लोगों का मिजाज क्या है? सर यहाँ मैं एक आपको चीज या आपके चैनल के माध्यम से एक ये भी चीज जरूर रखूंगा कि गलती सिर्फ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाले या उसके बनाने वाले की या वो नहीं होती है। एक जो सिविक सेंस या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलप होना चाहिए पब्लिक में, आप शायद इत्तेफाक करेंगे इस चीज से कि वो हमारे देश में उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। ये बात भी सही है कि अभी तक हमने कभी इसके फुटपाथ नहीं बनाए, या फुटपाथ अगर बने भी हैं तो वो इनक्रोच्ड अपॉन है कि उस पर आदमी चल ही नहीं सकता है, तो डेफिनेटली आदमी जो है बस लेन या एमवी लेन में चलेगा। इसी तरह से हमने कोई सिग्नलाइजेशन किया या पेडेस्ट्रियंस के लिए कभी इशू वो प्लान किए ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से बहुत नीचे से इस चीज की हमेशा कमजोरी रही है, राइट फ्रॉम स्कूलिंग लेवल। हम लोग को सिविक सेंस क्या होता है ये कभी न स्कूल में पढ़ाया गया, न कभी घर में बताया गया, और आज उसी का नतीजा है कि हम इस सिटी को अपनी सिटी नहीं समझते, हमारे मोहल्ले को अपना मोहल्ला नहीं समझते, हम सिर्फ अपने घर की चारदीवारी को अपना घर समझते हैं। तो जब तक ये दूर नहीं होगा, और आपके चैनल के माध्यम से शायद ये एक बहुत अच्छी पहल होगी
कि ये दूर करना भी बहुत जरूरी है। साथ ही एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम से हमारा एक ओवर पॉपुलेशन कंट्री होना एक पॉपुलेशन है, इन सब चीजों के मद्देनजर फिर भी मैं कहूंगा कि एग्जीक्यूशन की भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूशन हमारा फुल प्रूफ है, इससे हम बेहतर कर सकते हैं। कैपेसिटी हमारी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, सारी सिटीज की कैपेसिटी बढ़ रही है। जो प्रोजेक्ट आज से 10 साल पहले 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता था, आज 100 करोड़ के प्रोजेक्ट हैंडल हो रहे हैं। तो आई थिंक विद टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव। आपको लगता है कि लोग सुधर जाएंगे? सर कितने साल में लोग थोड़ा सुधरेंगे? 65 साल में तो सुधरे नहीं सर, इसमें मेरा बहुत पॉजिटिव अप्रोच है कि सबसे पहले आप लोगों को वो चीज उपलब्ध कराइए, उसके बाद में फिर उनको वो करें। जब तक आपके पास में पेडेस्ट्रियन, अब आप देखिए कि यहाँ पे कितने चौराहे पे पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स लगे हुए हैं। अब आपके पास में पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स नहीं है और आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो कहीं भी चौराहे पे रुक जाएंगे। कितने जगह जेब्रा क्रॉसिंग्स बनी हुई है। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले हमें ये सब चीजें उपलब्ध करानी चाहिए और फिर लोगों को साथ में लेके इस पे काम करना चाहिए। हितेंद्र मेहता जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने शहरीकरण के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सी बातें हमसे शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्त समय में से समय निकाला। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके और आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा यह कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। दुनिया में आप कहीं भी हो, यह कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं जब भी चाहें। आज इतना ही, नमस्कार।